पिछले भाग में आप सबने सुना, युवराज को पता चल जाता है कि शिवांगी के साथ किसने गलत किया था। शिवांगी को भी पता चल जाता है उसके साथ गलत हुआ है। इसी टेंशन में शिवांगी खाना पीना छोड़ देती है और बेहोश होकर गिर जाती है। युवराज और जॉन शिवांगी को अस्पताल लेकर जाते हैं। तब उन्हें वहां पता चलता है कि शिवांगी मां बनने वाली है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। पिछले दोनों भागों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब आगे माँ बनने वाली है, यह बात सुनकर पल भर के लिए शिवांगी सब कुछ भूल गई। अब उसका मन खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल जब उसने पास में बैठे युवराज को देखा और उसका दर्द में डूबा चेहरा देखा तो उसकी खुशी हवा हो गई। युवराज का चेहरा भाव विहीन होकर किसी पत्थर की तरह लग रहा था। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि क्या यह बच्चा उसका है भी या नहीं। आखिरकार जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने डॉक्टर से पूछ ही लिया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ डॉक्टर कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की है? हाँ, क्यों नहीं। आपकी पत्नी को 2 माह का गर्भ है और शायद इन दिनों इन्होंने अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसीलिए इन्हें इतनी कमजोरी आ गई है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा और इनका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मंथ इन्हें लेकर आइएगा, इनके बाकी के चेकअप और अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज सोचने लगा कि शिवांगी के पेट में 2 महीने का बच्चा है, जबकि उसके साथ हुए हादसे को अभी महीना भर ही हुआ है, तो इसका मतलब यह बच्चा मेरा है। सारे कैलकुलेशन करने के बाद उसे इस बात का यकीन हो गया कि शिवांगी के पेट में पल रहा बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार की निशानी है। पल भर के लिए वह पिछले दिनों के सारी टेंशन भूल गया। उसकी आंखों के आगे अपने अजन्मे बच्चे की तस्वीर तैरने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि फिलहाल में उसके साथ क्या घटना हुई है, वह फिर से तनाव में आ गया। जॉन को जब इस बात का पता चला कि शिवांगी मां बनने वाली है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने युवराज को अपनी दोनों बाहों से पकड़कर घुमा डाला और हंसते हुए बोला, तुमने तो मेरा प्रमोशन करवा दिया यार, मैं मामा बनने वाला हूँ। और हाँ देखो शिवांगी, आज से आप मेरी भाभी नहीं बल्कि आप मेरी बहन है, और अगर इस युवराज के बच्चे ने आपको जरा सा भी तंग किया ना तो आप मुझे बताना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जॉन खुशी से पागल हो उठा था। उसकी खुशी देखकर युवराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और पल भर के लिए शिवांगी भी अपनी तकलीफ भूल गई। बंगले पर वापस आते ही जॉन ने बलविंदर से कहा, आज इस घर में बहुत बड़ी खुशी आई है, इसीलिए आप ऐसा खाना बनाइए कि सभी खाकर झूम उठे। बलविंदर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि पिछले महीने भर से तो इस घर में मरघट सा सन्नाटा छाया रहता था। सबके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। फिर अचानक से काया पलट कैसे हो गया। उसने जॉन से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से आज एक लंबे अरसे के बाद इस घर में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ? क्यों नहीं, आप भी तो इस घर के मेंबर ही है। तो सुन लीजिए, इस घर में अब एक नन्ना मुन्ना सा युवराज या नन्ही मुन्नी सी शिवांगी आने वाली है। अब आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हर वक्त मेरी बहन का ध्यान रखें और उनकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाए। जॉन ने खुशी खुशी बलविंदर से कहा। जॉन की बात सुनकर बलविंदर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, मैं मेम साहब का पूरा ख्याल रखूंगा और उनकी पसंद से ही खाना बनाऊंगा। आप बेफिक्र रहे। घर का माहौल हंसी खुशी की वजह से काफ़ी हल्का हो गया था। ठीक उसी वक्त फ़ोन की घंटी घनघना उठी। युवराज ने कॉल रिसीव किया। इंडिया से उसके मम्मी पापा का कॉल था। हेलो युवराज बेटे, कैसे हो तुम? और हमारी बहू कैसी है? काफ़ी दिनों से तुम दोनों ने हमें कोई कॉल नहीं किया।
तो फिक्र हो रही थी। सब कुछ ठीक तो है? युवराज की माँ ने एक साथ काफ़ी सवाल पूछ डाले। जी मम्मी, हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? वहाँ सब ठीक तो है? और पापा का बिजनेस कैसा चल रहा है? युवराज ने अपनी माँ से कहा, बिजनेस का क्या है, उसमें तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। पिछले दिनों कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अपनी माँ की बात सुनकर युवराज चुप हो गया। तभी पीछे से जॉन चिल्लाया, अरे तुम आंटी को बताते क्यों नहीं कि वह दादी बनने वाली है? जॉन की आवाज़ युवराज की माँ ने भी सुन ली। उनका दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने खुशी से कांपती आवाज़ में अपनी बेटी से पूछा, क्या मैं जो सुन रही हूँ वह सही है? मैं दादी बनने वाली हूँ, लेकिन तूने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? क्या मुझसे छुपाना चाहता था? उसकी माँ ने मीठी सी झिड़की देते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए युवराज चुप हो गया। फिर उसने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जॉन ने बता दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू का पूरा ख्याल रखना, उसे किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना होने पाए। वह जितना खुश रहेगी और जितना स्वस्थ रहेगी, आने वाला बच्चा उतना ही स्वस्थ और अच्छा होगा। युवराज की माँ ने फ़ोन पर ही ढेरों हिदायतें दे डाली। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तब तक बलविंदर भी चाय के साथ ढेर सारी मिठाइयाँ और नमकीन लेकर आ चुका था। इस घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, इसीलिए मीठा नमकीन सब कुछ बनता है मेम साहब। सबसे पहले आप शुरुआत करें, बलविंदर ने खुशी खुशी शिवांगी से कहा। सबकी खुशी देखकर पल भर के लिए शिवांगी और युवराज अपना दुख भूल चुके थे। सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया। जॉन अपने अटपटे चुटकुलों से सबको हंसाता रहा और इसी तरह रात हो गई। खाना खाने के बाद जॉन वापस अपने घर लौट गया और शिवांगी और युवराज अपने बेडरूम में चले गए। युवराज बड़े प्यार से शिवांगी को देखे जा रहा था। आखिर शिवांगी ने उसे जीवन की इतनी बड़ी सौगात जो दी थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। दोनों ने अपने बच्चों को लेकर ढेरों सपने देखे थे। अब वह सपना पूरा होने वाला था। युवराज ने कहा, आज से तुम कोई छोटा भी काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारे लिए एक और मेड का अरेंजमेंट करवा देता हूँ, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, समझी तुम? युवराज की बात सुनकर शिवांगी भी मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर युवराज ने उसे बड़े प्यार से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में यह बेड हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। मुझे जल्द ही एक बड़ा बेड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले मेहमान को पूरी जगह मिलनी चाहिए। उसकी बात सुनकर शिवांगी मुस्कुरा पड़ी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो सब कुछ पहले जैसा हो गया है। अच्छा चलो, अब तुम आराम करो, तुम्हारा यूं अब देर तक जागना ठीक नहीं। इतना कहकर युवराज ने लाइट ऑफ कर दी और शिवांगी की तरफ मुड़ा। लेकिन उस हल्के अंधेरे में जैसे शिवांगी पर नजर पड़ी, उसे उस रात की घटना याद आ गई। ऐसा ही तो हल्का अंधेरा था जब वह शिवांगी को बड़े प्यार से देख रहा था और शिवांगी दरिंदगी का शिकार होकर करहा रही थी। एकाएक युवराज के आगे पुरानी बातें फिर से ताजा हो गई। उसके दिल को एक धक्का सा लगा और वह एक झटके से शिवांगी से अलग हो गया। उसने अपना तकिया लिया और बेड के बिल्कुल किनारे सरक कर शिवांगी की ओर पीठ करके सोने की कोशिश करने लगा। शिवांगी सब कुछ समझ गई।
वह खुद भी उस हादसे को जीवन भर कहाँ भुला पाएगी। लेकिन क्या उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल कभी नहीं हो पाएगा? क्या युवराज उससे यूं ही दूर दूर रहेगा? यह सोचकर शिवांगी के दिल में एक हुक सी उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। यह सोचकर उसने करवट बदली और युवराज की कमर में हाथ डालकर उससे चिपक गई। लेकिन ये क्या, युवराज ने तो शिवांगी ने करवट बदली और अपनी तरफ पीठ करके सोई युवराज से चिपक कर सो गई। वो उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बड़े प्यार से बोली, युवराज जरा सुनो तो, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दो। युवराज बेरुखी से बोला, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? शिवांगी उदास होकर भरे गले से बोली, फिलहाल तो मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। अगर तुम्हें मेरे यहाँ सोने से तकलीफ है तो मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। इतना कहते हुए युवराज ने अपना तकिया लिया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। शिवांगी उसे जाता हुआ देखती रही। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। युवराज के जाने के बाद वह काफ़ी देर तक बैठी रोती रही। शायद अब तो उसे ताउम्र रोना ही था। अगले दिन युवराज शिवांगी के जागने से पहले ही घर से जा चुका था। अब तो रोज का यही क्रम हो गया था। वो सुबह निकल जाता था और काफ़ी रात को लौटता। युवराज जानबूझकर शिवांगी का सामना नहीं करना चाहता था। इस पराए देश में शिवांगी के लिए जीना अब मुश्किल हो गया था। हार कर उसने सोचा कि आज मुझे युवराज से बात करनी ही होगी। मुझे बताना ही होगा कि मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ, अपने घर। आज भी युवराज काफ़ी रात को घर लौटा था। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन की, उसने देखा शिवांगी उसके कमरे में बैठी हुई है। इसे देखकर उसने चौंकते हुए कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर शिवांगी तड़प उठी, तेजी से आगे बढ़ी और उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने युवराज की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें अभी भी मेरी इतनी फिक्र है? और वैसे भी अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो फिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? शिवांगी की आंखों में अपने लिए प्यार और तड़प देखकर युवराज का दिल भी दुखी हो गया। उसके पास शिवांगी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नज़रें फेर ली। युवराज, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हारी उपेक्षा मुझे तिल तिल कर मार रही है। तुम मुझे उस गुनाह की सजा दे रहे हो जो मैंने किया ही नहीं। इतना कहते कहते शिवांगी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर युवराज का दिल भी गदगद हुआ और जा रहा था। उसका बस चलता तो वह उसे दिल में समा लेता। लेकिन कुछ तो बोलो युवराज, मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा है तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मुझसे मुंह मत मोड़ो। इतना कहते हुए शिवांगी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब युवराज से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर शिवांगी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। बहुत दुखी होकर उसने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? जब जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं,
मेरी आंखों के सामने उस रात की घटना पहुंच जाती है जब मैं तुम्हें छूता हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि उस रात तुम्हारे शरीर को किसी ने बड़ी बेदर्दी से रौंदा होगा। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं और मैं चाहकर भी तुम्हारे करीब नहीं जा पाता हूँ। उसकी बात सुनकर शिवांगी ने अपने आंसू पोंछे और एक झटके से अलग हो गई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने बेहद कड़वे लहजे में युवराज से कहा, मेरे तन मन पर अब यह दाग तो हमेशा के लिए लग गया है। मेरे जीते जी तो ये अब यह धुलने वाला नहीं है, और जब जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम्हें उस रात की घटना याद आती रहेगी। इसीलिए अब यही बेहतर होगा कि मैं वापस इंडिया चली जाऊं। लेकिन अगर वहां पर मेरे और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे वापस लौटने का कारण पूछा तो क्या करोगी? युवराज के ऐसा कहने पर शिवांगी की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। पल भर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे खाई में धकेल दिया हो। तुम उसकी फिक्र मत करो, फिलहाल तो बच्चे का बहाना ही काफ़ी है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। शिवांगी ने डूबते स्वर में कहा। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। जिस दिन जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट करवा दूंगा। और इतना कहकर उसने शिवांगी की तरफ अपनी पीठ कर ली। शिवांगी सूनी सूनी नज़रों से काफ़ी देर तक उसे देखती रही और फिर एक ठंडी सांस लेकर सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर वह काफ़ी देर तक तकिया में मुंह छिपाए रोती रही। यहाँ उसके आंसू पोंछने वाला था भी कौन? रोते रोते थक हार कर वह कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह जब वो सो के उठी तो सर बहुत भारी था। रात की घटना जब उसे याद आई तो उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने मन को समझाया और वापस अपने घर जाने की तैयारियां करने लगी। बलविंदर शिवांगी के कमरे में ही उसका नाश्ता पहुंचा गया था। मेम साहब कुछ और चाहिए? बलविंदर ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, शिवांगी ने कहा और वह कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। उसके दिलो दिमाग में सवालों का एक तूफान उठा हुआ था। वह सोच रही थी घर जाकर घर वालों को क्या कहेगी। फिलहाल बच्चे के जन्म तक तो बात बन जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अपने विचारों के झंझावात में खोई हुई थी कि तभी अचानक से जॉन कमरे में चिल्लाते हुए आ गया। कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर, तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और तुम फर्स्ट क्लास में पास हुई हो। जॉन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। पल भर के लिए तो शिवांगी भी खुश हो गई, क्योंकि अब उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था। कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब वह कहीं भी किसी भी मेंटल असाइलम में जॉब कर सकती थी या अपना भी क्लिनिक खोल सकती थी। लेकिन अगले ही पल युवराज से दूर होने की बात की कल्पना से फिर उदास हो गई। चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर जॉन ने कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। युवराज ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जॉन, मैं वापस इंडिया जा रही हूँ, अपने घर। शिवांगी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। मगर क्यों? और ये क्या, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? चलो पहले नाश्ता कर लो, बाकी बातें बाद में होगी। इतना कहकर जॉन ने जबरदस्ती नाश्ते का प्लेट उसके हाथों में थमा दिया। उसका निस्वार्थ स्नेह देखकर शिवांगी का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू को देखकर जॉन बिना कहे ही बहुत कुछ समझ गया। अच्छा, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। युवराज, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? शिवांगी सिस्टर वापस इंडिया जा रही है, लेकिन क्यों? बेशक तुम मुझे कुछ मत बताओ, लेकिन इतना तो मैं समझ गया हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर हुई है। उधर रियान गायब है, इधर तुम दोनों के बीच इतनी टेंशन है,
और अब सिस्टर घर छोड़कर जा रही है। कुछ तो करो। जॉन ने युवराज के पास जाकर गुस्से से कहा, तुम इतना परेशान मत हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। शिवांगी प्रेगनेंसी की वजह से इंडिया जा रही है। यहाँ अकेले मैं कैसे संभाल पाऊंगा। युवराज ऑफिस के लिए तैयार होता हुआ बोला, तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। डिलीवरी के लिए तुम इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ इतने हॉस्पिटल है, इतने लोग हैं, और सिस्टर के लिए नर्सों के साथ साथ मेड का भी इंतजाम कर देंगे। इसके लिए यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। जॉन ने गुस्से के साथ युवराज से कहा, मेरा ख्याल है मुझे इस टॉपिक पर और बात नहीं करनी। ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलो नाश्ता करते हैं। युवराज ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जॉन उसे चुपचाप जाता हुआ देखता रहा। मन ही मन वो बोला, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अपने कमरे से लेकर तुम दूसरे कमरे में रह रहे हो, तुम्हारे बीच इतनी टेंशन है। शिवांगी घर छोड़कर वापस इंडिया जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी घटनाओं के पीछे रियान का हाथ है। तभी बाहर से युवराज ने आवाज़ लगाई, और अंदर क्या कर रहे हो जॉन, जल्दी आओ, नाश्ता करो, हमें ऑफिस भी जाना है। उसके बात सुनकर जॉन ने ठंडी सांस लिए और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसके मन में कुछ सोचा। जॉन को जब पता चला कि शिवांगी वापस इंडिया जा रही है तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान सोचने लगा जिससे इस घर की कोई खुशियाँ वापस आ जाए। अब आगे बढ़े। नाश्ते की टेबल पर युवराज जॉन का ही वेट कर रहा था। उसे देखते हैं उसने झल्ला कर कहा, कितनी देर लगा दी। मैंने कहा ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर मैं तुझे रास्ते में छोड़ता हुआ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर जॉन बैठ गया और उसके साथ नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर खामोश होने के बाद उसने कहा, यार युवराज, मैं सोच रहा था कि बहुत हो गई किसी दूसरे की नौकरी। क्या तुम मुझे अपने ऑफिस में ही कोई काम नहीं दे सकते। यकीन मानो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, जिससे तुम्हें भी थोड़ा वक्त मिल जाए। उसकी बात सुनकर युवराज ने उसकी ओर देखा और कहा, अच्छी भली तो नौकरी कर रहा है, वहाँ क्या परेशानी है। परेशानी तो कोई ख़ास नहीं है, बस तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार पाऊँगा। और वैसे भी अब तो मैं मामा बनने वाला हूँ। अब तो मुझे मन बहलाने के लिए एक नन्ही सी गुड़िया या नन्हा सा गुड्डा भी मिल जाएगा। जॉन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है, अगर तू मेरे साथ काम करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवांगी इंडिया जा रही है और अब वहाँ से कब लौटेगी या नहीं लौटेगी यह भी मैं बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए तेरा दूसरे वाला बहाना बेकार है। युवराज ने सीरियस होकर कहा, कमाल है, मैं आने वाली खुशियों की बात कर रहा हूँ और तू बार बार तन्हाइयाँ और वीरानियों की बात कर रहा है। शिवांगी सिस्टर के जाने के बाद इस पूरे बंगले में एक मनोहुशियत छा जाएगी और तू बार बार उन्हें इंडिया भेजने की बात क्यों कर रहा है। मैंने कहा ना कि मैं एक क्या दर्जनों अच्छी लेडी सर्वेंट की लाइन लगा दूंगा, तुम्हें और सिस्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉन ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करते हुए कहा। उसने युवराज को याद दिलाते हुए कहा, इतने अच्छे नंबर के साथ शिवांगी ने अपना एग्जाम क्लियर किया है, उसके लिए किसी अच्छी नौकरी या फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए किसी हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए तुम्हें। देखो जॉन, इस विषय पर बहस करना बेकार है। नेक्स्ट वीक शिवांगी इंडिया जा रही है और हाँ, दोबारा इस मैटर पर मुझसे बहस मत करना। इतना कहकर युवराज एक झटके से उठा, खड़ा हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। जॉन आश्चर्य से उसे देखता ही रह गया। शिवांगी सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। वो सारी बातें सुन चुकी थी
अब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि उसने युवराज के दिल और जिंदगी से अपनी जगह हमेशा के लिए खो दी है। अपने टूटे हुए दिल को संभालते हुए वह कमरे से बाहर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेटने लगी। उसे कॉलेज जाकर अपने सर्टिफिकेट्स और ज़रूरी कागजात भी लेने थे। आज युवराज ऑफिस से जल्दी ही लौट आया था। शिवांगी बाहर गार्डन में टहल रही थी। युवराज ने एक उड़ती हुई नज़र उस पर डाली और अंदर चला गया। यह देखकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो दिन याद आए जब युवराज पल भर के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ता था और आज वह उसे एक नज़र देखता तक नहीं। घंटों तक वो गार्डन में टहलती रही, फिर थककर अपने कमरे में चली गई। आपका खाना आपके कमरे में ही ला दूं या डाइनिंग टेबल पर खाएगी? बलविंदर की आवाज़ से शिवांगी की तंद्रा टूटी। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद बलविंदर ने उसके कमरे में ही खाना पहुंचा दिया। खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन शिवांगी का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसने अपने कमरे में फिर से आहट सुनी। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? खाना ठंडा हो चुका है। शिवांगी ने देखा कि युवराज था जो उसके कमरे में आकर खड़ा हुआ था, लेकिन ये इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आए हैं? शिवांगी मन ही मन सोच रही थी। शिवांगी से कोई जवाब नहीं पाकर युवराज ने फिर से कहा, खाना खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी खानी होगी। और हाँ, मैं इसीलिए आया था कि आज से 12 दिनों के बाद की तुम्हारी टिकट कंफर्म हुई है। मैंने घर पर मम्मी को कॉल कर दिया है। तुम अपनी पैकिंग कर लेना और तुम्हारे वो कॉलेज के सर्टिफिकेट या तो तुम खुद जाकर ले लेना या मैं जॉन से कह दूंगा। इतना कहकर युवराज शिवांगी का पासपोर्ट और टिकट दोनों उसके बेड पर रख दिए और चला गया। शिवांगी कुछ देर तो टिकट और पासपोर्ट को घूरती रही, फिर अचानक से फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते कब थक कर सो गई, उसे पता भी नहीं चला। खाना ज्यों का त्यों रखा ही रह गया। ऐसा नहीं था कि शिवांगी से दूर होकर युवराज बहुत खुश था। उसका दिल भी खून के आंसू रोया करता था, लेकिन न जाने क्यों वह चाहकर भी शिवांगी के करीब नहीं जा पाता था। जब जब वो शिवांगी के करीब होना चाहता था, उसे ऐसा लगता मानो रियान उसका मजाक उड़ा रहा हो, मानो कह रहा हो कि मुझे तो बिल्कुल पवित्र लड़कियां चाहिए थी, इसीलिए तूने एक इंडियन लड़की से शादी की थी। यहाँ की लड़कियों को तो तू नीची नज़रों से देखा करता था। ये कई लड़कों से संबंध रखती है। लो अब देखो, तुम खुद भी मेरी झूठन इस्तेमाल कर रहे हो। यह सच था, युवराज बेशक विदेशों में रह रहा था, लेकिन वह आज भी पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था, जिसमें चरित्र को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही पुरातनपंथी था। उसने खुद भी कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो विचार उसके रग रग में बस गए थे, उनसे वो कैसे बाहर आए? यह देखते ही देखते 12 दिन भी गुजर गए, कुछ पता नहीं चला। और आज शिवांगी के जाने का दिन आ गया था। ऊपर से वह बेशक खामोश थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी। उसका दिल कर रहा था वह जोर जोर से धाड़े मार कर रोए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन जिस घर में वो गृह लक्ष्मी बनकर आई थी, आज उसी घर से वह अभागन की तरह जा रही है। घर के सारे नौकर भी बहुत दुखी थे। बेशक वो कारण नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इस बात का तो अंदेशा था कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। इसी कारण उनके मालिक मालकिन को यहाँ से भेज रहे हैं, वरना वह तो एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। जॉन भी आ चुका था और वह भी बहुत दुखी था। उसने कॉलेज से सारे पेपर और सर्टिफिकेट निकलवाकर शिवांगी को दे दिए थे। रात की फ्लाइट थी। युवराज भी ऑफिस से आ चुका था। चोरी चोरी वह शिवांगी को निहार लिया करता था, ये सोच करके क्योंकि शायद अब दोबारा उससे मिल पाने का मौका नहीं मिले। अपनी जिंदगी को लेकर उसने भी न जाने कितने सपने सजाए थे, लेकिन दुख के भंवर में सभी खो गए। वह पिता बनने वाला था, अपने आने वाले बच्चे की एक एक आहट और हलचल महसूस करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो शायद कभी देख पाएगा भी या नहीं।
दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उतनी ही दूरियां आ चुकी थी उन दोनों के बीच। युवराज जॉन के साथ शिवांगी को आखिरी विदाई के लिए एयरपोर्ट आया था। फ्लाइट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। अलगाव के दुख से दोनों का कलेजा फटा जा रहा था, दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन यह कैसा प्यार था जो दुख की घड़ी में अपने जीवन साथी का साथ देने की बजाय उसे विरह की अग्नि में जला रहा था। जाने से पहले शिवांगी ने एक बार युवराज को देखा और आंखों में आंसू भर के बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या मैं आखिरी बार तुम्हें छू सकती हूँ, तुम्हारे गले लग सकती हूँ। इसके बाद वो युवराज के जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर उसके सीने से लिपट गई और पागलों की तरह उसे चूमते हुए रोने लगी। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एयरपोर्ट के बाकी लोग देख रहे हैं। पल भर के लिए युवराज भी भावनाओं में बह गया और उसने शिवांगी को अपनी बाहों में जोरों से कस लिया। अंतिम अनाउंसमेंट हो चुका था, फ्लाइट जाने वाली थी। हार कर शिवांगी युवराज से अलग हुई और बोली, मैंने रामायण में पढ़ा था कि त्रेता युग में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को बेकसूर होते हुए भी त्याग दिया था, जबकि पाप तो इंद्र ने किया था। उसी तरह इस कलयुग में मेरे पति ने मुझे दूसरे की गलती की सजा देते हुए त्याग दिया है। क्या मेरे उद्धार के लिए कभी कोई राम आएंगे? शिवांगी की बात सुनकर पल भर के लिए तो युवराज का कलेजा भी छलनी छलनी हो गया, लेकिन उसके मन पर छाए काले बादल नहीं दूर हुए। जो उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह आगे बढ़ा और शिवांगी का हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला, कोई बात नहीं सिस्टर, युवराज तुम्हें भले ही यहाँ से भेज रहा है, लेकिन तुम्हारी इस भाई का घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। जब कभी आना चाहो अपने भाई के पास आ सकती हो। और हाँ, जब मैं मामा बन जाऊं तो मुझे बच्चे की खबर जरूर देना, मैं वीडियो कॉल पर उसे जरूर देखूंगा। शिवांगी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंसुओं की वजह से उसका गला रुंध गया था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और हाथ छुड़ाकर तेजी से चली गई। थोड़ी देर के बाद उसका जहाज आसमान में उड़ा जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा तो यहीं रह गई थी। हेलो युवराज पुत्र, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हमें अब ऐसी दूसरे की झूठन नहीं चाहिए। लेकिन तू मुझे एक बात बता, क्या तुझे पूरा विश्वास है कि ये तेरा बेटा तेरा है? शारदा जी ने युवराज को कॉल करके पूछा। मम्मी, अब मैंने सही किया या गलत यह तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, वह बच्चा मेरा ही है, क्योंकि शिवांगी हादसे वाली रात से 2 महीने पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। युवराज ने बुझे बुझे स्वर में अपनी माँ से कहा और फोन कट कर दिया। कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि शिवांगी को बिना कसूर के ही सजा सुना दी गई है। शिवांगी के जाने के बाद जॉन ने भी युवराज के पास जाना छोड़ दिया था। हाँ, बच्चे की वीडियो की रिकॉर्डिंग उसने युवराज को जरूर भिजवा दी थी। अपने बच्चे को देखने के बाद युवराज का दिल उससे मिलने के लिए मचल उठा, लेकिन वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि फिलहाल इंडिया जाने का मतलब है 2 परिवारों के बीच एक बड़ी महाभारत का हो जाना। इसीलिए वह मन महसूस कर रह गया। एक लंबे अरसे के बाद युवराज ने जब सुबह सुबह जॉन को अपने घर पर देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। युवराज को अपनी ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पाकर जॉन ने कहा, मैं जानता हूँ तुझे ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, लेकिन मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ। उसकी बात सुनकर युवराज ने कहा, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुझे यहाँ खींच लाई? 2 दिन पहले मुझे रियान मिला था, मुझसे ही मिलने आया था। पहले तो उसे देखते ही मैंने उसकी जमकर धुनाई की, लेकिन वह चुपचाप मार खाता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी गलती स्वीकार ली और तेरे नाम एक चिट्ठी दी है। इतना कहकर उसने एक लेटर युवराज की ओर बढ़ा दिया। रियान का नाम सुनते ही युवराज का खून खोल उठा। वह चिट्ठी को बिना पढ़े ही फाड़ना चाहता था, लेकिन जॉन ने रोका और कहा कि एक बार पढ़ तो लो कि उसमें लिखा क्या है। जॉन की बात सुनकर युवराज ने वह लेटर खोला। लिखा था, युवराज, अब मैं तुम्हारा दोस्त कहने का अधिकार खो चुका हूँ। मैं अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
यकीन मानो उस रात शराब और ड्रग्स के नशे में मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। दरअसल भाभी की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में इस तरह बस गई थी कि नशे की हालत में मैंने उसे दरिंदगी का रूप दे दिया। मैं जानता हूँ मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन प्लीज़ मेरे पाप की सज़ा उन्हें मत देना। मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूँगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि मैं अब कभी तुम लोगों को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, रियान। युवराज ने चिट्ठी पढ़कर फाड़ दी और गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, मैं क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे प्यार और विश्वास का अच्छा सिला दिया उस कमीने ने। देख, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इसमें सिस्टर की क्या गलती है। सारी बातों को भूलकर अपने बच्चे और पत्नी को यहाँ ले आओ और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करो। जॉन ने युवराज को समझाने की कोशिश की। जॉन, तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, मेरे लिए यही बहुत है। फिलहाल तो जख्म बहुत गहरे हैं, आने वाला वक्त में क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता। एक ठंडी सांस लेते हुए युवराज ने कहा। उसकी बात सुनकर जॉन ने कहा, अब मैं इस घर में उसी दिन आऊँगा जिस दिन सिस्टर अपने बच्चे को लेकर आएगी, और फिर उठकर चला गया। उधर सरगम जी अपनी इकलौती बेटी के साथ हुए इस भयानक हादसे और उसकी बर्बाद होती जिंदगी को नहीं देख सकी, और एक दिन अचानक से हार्ट अटैक की वजह से देखते ही देखते वह इस दुनिया से चली गई। युवराज के माता पिता अब अपनी बहू और उसके परिवार वालों से रिश्ता तोड़ चुके थे। रमाकांत जी ने एक बार फिर राजेश जी से बात करने की कोशिश की। उसे इस बात की धमकी भी दी कि अगर उसके बेटे ने शिवांगी को तलाक देने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। देखो राजेश, अगर मेरी बेटी को मेरे ही घर रहना है तो मैं अपनी बेटी को दी हुई सारी प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा। प्रॉपर्टी वापस लेने की धमकी मुझे मत देना। वैसे भी तुम्हारी बेटी लंदन जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गई थी। राजेश ने एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा। राजेश की बात सुनकर रमाकांत जी हैरत में आ गए। घर वापस लौटकर जब उन्होंने शिवांगी से सारी बात बताई तो शिवांगी भी हैरान हो गई। उसने इस बारे में पूरी अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने कहा, जहाँ तक मुझे याद है पापा, मेरे लंदन जाने से पहले उन्होंने मुझ पर कुछ कागज पर सिग्नेचर कराए थे। उन्होंने कहा था कि वे एक नई फैक्ट्री मेरे और युवराज के नाम से खोलने जा रहे हैं। उसके लिए उन्हें मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत होगी, और उन्होंने कई कागजों पर मेरे सिग्नेचर लिए थे। रमाकांत जी राजेश के इस धोखाधड़ी पर सिर पीट कर रह गए, लेकिन शिवांगी को और दुख नहीं पहुँचे। इसीलिए उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जाने दे बेटी, नदी में से लोटा दो लोटा पानी निकल जाने पर नदी सूख नहीं जाया करती है। तेरे बाप के पास तेरे लिए बहुत दौलत है। रमाकांत जी ने कहने को तो कह दिया था, लेकिन उनके दिलो दिमाग में यह बात भी आई थी कि शिवांगी को बिजनेस के लिए भी ट्रेंड करना होगा ताकि उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके। आने वाले वक्त में जब मैं नहीं रहूँगा तो कम से कम मेरी बेटी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। यही सोचकर रमाकांत जी ने अब अपने पूरे कारोबार और उसे चलाने के तौर तरीके शिवांगी को सिखाने लगे। शिवांगी को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता का मन रखने के लिए बिजनेस के गुर भी सीख लिए। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक दिन रमाकांत जी रात में सोए तो फिर कभी उठे ही नहीं। शिवांगी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में सविता आंटी ने उसे बड़ी अच्छी तरीके से संभाला। वह शिवांगी का भी ख्याल रखती और उसके बेटे का भी ख्याल रखती। शिवांगी अपने पापा का बिजनेस भी संभाल रही थी और साथ में उसने एक हॉस्पिटल में नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। उसके जीने का सहारा सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा मयंक ही था। इसी बीच युवराज ने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, जॉन हमेशा उन दोनों को कॉल किया करता था और युवराज जॉन से ही अपने बेटे के बारे में जानकारी हासिल करता।
और उसकी सारी वीडियोस देखता। धीरे धीरे शिवांगी ने हॉस्पिटल और बिजनेस इन दोनों के पीछे अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलता। दरवाजे पर हो रही खटखट को सुनकर शिवांगी उठी तो देखा सामने सविता आंटी चाय का प्याला लेकर खड़ी है। उसे इस तरह देखकर बोल पड़ी, क्या तू सारी रात सोई नहीं? अब तो सुबह हो गई है। शिवांगी खुद हैरान थी। सचमुच सारी रात उसने आंखों ही आंखों में जागते हुए अपने अतीत के बारे में सोचकर गुजार दी। देख बेटा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे ना तो ऑफिस का काम देखने की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। सविता आंटी ने शिवांगी से कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। शिवांगी की बात सुनकर आंटी मुस्कुराई। वह कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी शिवांगी के मोबाइल पर कॉल आने लगी। शिवांगी ने आगे बढ़कर फ़ोन रिसीव करना चाहा तो आंटी उसे डांटते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन रिसीव करने की, चलो पहले चाय नाश्ता करो। लेकिन आंटी, पता नहीं, हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। इतना कहकर शिवांगी ने अपना मोबाइल उठाया, लेकिन मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया और उसके चेहरे पर घबराहट सी छा गई। उसकी घबराहट देखकर आंटी ने कहा, क्या बात है, तू इस तरह घबरा क्यों रही है? किसने कॉल किया है? पल भर के लिए तो शिवांगी सन्न रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए फ़ोन उठाया। हेलो शिवांगी, देखो फ़ोन मत कट करना, मैं युवराज, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इतने सालों के बाद इस तरह अचानक से युवराज का कॉल आने से शिवांगी हतप्रभ रह गई। वह सोच रही थी, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि आज उसने मुझे कॉल किया है। हेलो शिवांगी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? देखो, इस वक्त मैं इंडिया में ही हूँ। मैं एक बार तुमसे और अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। युवराज ने अनुनय भरे शब्दों में कहा, इतने सालों के बाद तुम मुझसे और मेरे बेटे से क्यों मिलना चाहती हो युवराज? बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है, वरना तुम्हारे परिवार वालों ने और तुमने जो मेरे साथ किया, उसके बाद तो मुझे तुम्हारा कॉल भी रिसीव नहीं करना चाहिए। शिवांगी ने नफरत भरे लहजे में कहा। युवराज का नाम सुनते ही सविता भी चौंक उठी। उन्होंने इशारे में ही फ़ोन काटने से मना किया और वजह पूछने को कहा। तभी दूसरी ओर से युवराज की आवाज़ आई, तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। मेरे पापा ने तुम्हारे साथ जो धोखाधड़ी की वह सचमुच बहुत गलत किया। मुझे भी बहुत बाद में इस बात का पता लगा। मैं उनकी ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके आवाज़ में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी, लेकिन शिवांगी ने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। उसने कड़वे लफ्ज़ों में कहा, तो यही कहने के लिए तुमने मुझे कॉल किया था? वैसे भी मैं भूल चुकी हूँ इन बातों को। मैंने कहा ना कि मैं एक बार तुमसे और अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाया। जॉन मुझे तुमसे होने वाली सारी बातें और मयंक की सारी वीडियोज मुझे दिखाता रहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ एक बार मुझे अपने बेटे को देख लेने दो, उसे अपनी बाहों में भर लेने दो। शिवांगी सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। मयंक उसका भी तो बेटा है। उसके बाद उसने अपने बेटे को साथ ले जाने की जिद कर ली तो वह क्या करेगी। दूसरी ओर से अभी अभी युवराज की आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ शिवांगी, तुम जैसा कहोगी वही करूँगा, लेकिन एक बार मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दो। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए आंटी ने भी सारी बात सुनी। वह भी गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में आशा की एक किरण जाग उठी।
कि काश युवराज और शिवांगी की गृहस्थी दोबारा से बस जाए। इस तरह मयंक को उसके माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाएगा। और मैं भी तो अब बूढ़ी हो चली, आखिर कब तक इसका साथ निभाऊंगी। और इससे पहले कि शिवांगी युवराज को मना कर दे, आंटी ने तेजी से फ़ोन ले लिया और कहा, ठीक है तुम मिलने आ सकते हो, लेकिन तुम्हें घर पर आना होगा। आंटी की बात सुनकर युवराज खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से कहा, आप जैसा कहेगी मैं करूँगा, कहिए मैं कब आ जाऊँ। तुम कल दोपहर में आ सकते हो। इतना कहकर आंटी ने फ़ोन कट कर दिया। आंटी आपने ये क्या किया? युवराज को घर पर क्यों बुलाया? अभी तक तो मयंक अपने पापा के प्यार से रूबरू नहीं हुआ है। अगर उसने भी अपने पापा के साथ जाने की जिद कर दी तब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे जीऊँगी। कहते कहते शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे से दूर होने की कल्पना से ही घबरा गई थी। उसे इस तरह परेशान देखकर आंटी ने कहा, देखो तुम इस तरह घबराओ मत, मैंने उसे कल दोपहर में बुलाया है। मयंक कुछ समय स्कूल में रहेगा। पहले मैं युवराज से मिलकर उसकी मनसा तो जान लूं। अगर इतने सालों में उसे तुम्हारी कमी महसूस हुई होगी और वह तुम्हारे साथ अपनी एक नई जिंदगी फिर से शुरू करना चाह रहा होगा तो उसमें बुराई क्या है। आंटी की बात सुनकर शिवांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन वो सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन यह बात भी सच है कि युवराज ने आज तक दूसरी शादी नहीं की थी। जो जब भी कभी फ़ोन करता तो वह उसे युवराज के बारे में भी बताता था। हालांकि वह खुद उससे मिलने नहीं जाता था, लेकिन उसकी पूरी जानकारी रखता था। इतने सालों में इस बीच युवराज के मम्मी पापा राजेश जी और शारदा जी दोनों एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे। युवराज तो उनके क्रियाक्रम में भी आया था, लेकिन वह उधर से उधर ही वापस लंदन चला गया था। तो फिर आज वो मिलने क्यों आ रहा है? शिवांगी के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का जवाब उसके पास नहीं था। हार कर उसने सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दिया और खुद हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी ऑफिस से उसके पापा के दोस्त, जो मैनेजर भी थे, कुछ फाइलें लेकर घर पर आए। शिवांगी उनसे ऑफिस के कामकाज की बातें करने लगी। शिवांगी के पापा के जाने के बाद उनके एक दोस्त, जो उनके कंपनी में मैनेजर थे, उन्होंने ही सारे बिजनेस की देखरेख शुरू कर दी थी। शिवांगी को ऑफिस की जिम्मेदारियों से मुक्त रखा था ताकि वह अपने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी को भी पूरी कर सके। 11 बजने वाले थे। सविता आंटी युवराज का इंतजार कर रही थी। उन्होंने आज शिवांगी को भी हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था। लगभग आधे घंटे बाद युवराज की गाड़ी आकर रुकी। युवराज अब बंगले के अंदर आ रहा था। उसे आते देखकर शिवांगी की सांसें रुक गई। युवराज भी अपने सामने शिवांगी को पाकर पल भर के लिए उसे देखता ही रह गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें कोई शब्द नहीं मिल रहा था जिससे वह बातें कर सके। तभी पीछे से आंटी चाय नाश्ता लेकर आई और युवराज को बड़े प्यार से बोली, खड़े क्यों हो बेटा, बैठो। युवराज ने आंटी को देखा और सोचने लगा। उसने तो सोचा था कि उसे शिवांगी के घर पर खूब खरी खोटी सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर तक दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। फिर आंटी ने कहा, इतने सालों के बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? उनकी बात सुनकर युवराज असहज हो गया। उसने अपनी नज़रें झुकाते हुए बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, आपकी नाराज़गी अपनी जगह जायज़ है। मैं मानता हूँ भूल मेरी थी। जब मुझे दुख की घड़ी में अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद सुनकर शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबकी नज़रों से बचाकर अपने आंसू पोंछ लिए। युवराज ने एक बार शिवांगी की ओर देखा और फिर आंटी से बोला, आंटी मैं यह भी जानता हूँ
कि मेरे मम्मी पापा ने प्रॉपर्टी को लेकर भी शिवांगी के साथ गलत किया। भगवान ने तो उनके किए की सजा तो उन्हें दे दी, लेकिन मैं अकेला रह गया। मैं चाहकर भी शिवांगी की जगह किसी और को नहीं दे पाया। मेरे दिल में और मेरे घर में आज भी उसकी जगह खाली है। हालांकि मुझे इस बात को स्वीकार करने में बरसों लग गए। इतना कहकर उसने शिवांगी की ओर देखा और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, यहाँ आते वक्त तुमने मुझसे एक सवाल किया था शिवांगी, कि इस कलयुग में अहिल्या का उद्धार करने के लिए क्या कोई राम आएंगे? तो मैं आज इसका जवाब देता हूँ, इस अहिल्या के लिए राम नहीं बल्कि उसके गौतम ही आएंगे। मेरी रामायण में राम की जगह जॉन ने ली है। उसने इतने सालों में हर वक्त हर दिन मुझे तुम्हारी याद दिलाई और मुझे अपनी भूल का एहसास कराया। मैं ही ना समझता कि अपनी भूल को स्वीकार करने में इतना वक्त लगा बैठा। भगवान राम ने तो अहिल्या को पाषाण रूप से मुक्ति दी थी और मोक्ष दिया था, लेकिन जॉन ने मेरे दिलो दिमाग पर बड़ी कालिक को दूर करके मुझे अपनी भूल का एहसास कराया और मुझे एक महापाप करने से बचा लिया। अपने बेटे को तो मैं जॉन के भेजे गए सारी वीडियोज में देख चुका हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आज स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और पूरे दिल से मुझे स्वीकार कर लिया है तो कल मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। युवराज ने तो अपने दिल की बात बता दी थी, लेकिन शिवांगी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। उसका ऐसा बर्ताव देखकर युवराज पल भर के लिए उदास हो गया। वह उठकर जाने लगा। तभी आंटी ने कहा, अरे बेटा, तुमने तो कुछ खाया पिया नहीं, बैठो, इतने सालों के बाद घर आए हो, इस तरह नहीं जा सकते हो। लेकिन आंटी, मैं, युवराज ने कुछ कहना चाहा। देखो युवराज, वैसे तो मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, हर किसी ने उसके साथ गलत किया, लेकिन फिर भी अब अगर सच्चे दिल से तुम उसे अपनाने आए हो तो मैं भी यही चाहूँगी कि एक बार फिर से उसका घर बस जाए और मयंक को अपने माँ बाप दोनों का प्यार मिले। आंटी की बात सुनकर युवराज के मन में आशा की किरण जागी। उसने कहा, तो फिर आप बात कर लीजिए ना प्लीज़, यह कोई मामूली बात नहीं है, मैं उससे बात करूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कल तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हारी अमानत सौंपने के लिए। इतना कहते हुए सविता आंटी भी भावुक हो गई। सविता आंटी की बात सुनकर युवराज के दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। वो काफ़ी देर तक इसी आशा में बैठा रहा कि उसे उसका बेटा कहीं दिखाई दे जाएगा, लेकिन मयंक उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। दिखाई भी कैसे देता, वह तो स्कूल गया था। हार कर वह वापस चला गया, मन में यह उम्मीद की किरण लिए हुए कि हो सकता है शिवांगी उसे माफ़ कर दे। शिवांगी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में आए इस तूफान से वह कैसे मुकाबला करेगी। थोड़ी देर के बाद सविता जी भी उसके कमरे में आई। शिवांगी को इस तरह रोता देखकर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन फिर उन्होंने बड़े प्यार से शिवांगी को समझाया, देखो शिवांगी, शायद भगवान को भी तुम पर तरस आ गया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक मौका और दिया है। कुछ भी हो जाए आंटी, लेकिन अब मैं वापस युवराज के पास नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पर डाला है। मुझे अब अकेले रहने की आदत सी हो गई है। आप युवराज को मना कर दीजिएगा। शिवांगी ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए सविता आंटी से कहा, अच्छी बात है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन तुम्हें अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। तुमने बेशक अपने आप को समझा लिया है, लेकिन जरा मयंक के बारे में सोचो। क्या उसे अपने पिता के साथ और प्यार की ज़रूरत नहीं है?
सविता आंटी ने शिवांगी को मयंक के भविष्य की चेतावनी देते हुए कहा, क्यों, इतने सालों से तो मैं उसे बिना पिता के ही पालती आई हूँ, आगे भी पाल लूँगी, लेकिन अब मैं अपना अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खेल लिया, जब चाहा तोड़कर फेंक दिया। शिवांगी ने अपने होठ चबाते हुए जवाब दिया। वह अब गुस्से के कारण हाँफने लगी थी, उसकी सांसें फूल रही थी। यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है बेटा, जरा दिमाग से काम लो। अगर ऐसा ही था तो तुमने मयंक को बचपन में ही यह बात बता दी होती कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो अपने पापा के बारे में सवाल करता है तो तुम क्यों घबरा जाती हो? आंटी ने बड़े प्यार से शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए समझाने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर शिवांगी भी पल भर के लिए खामोश हो गई। सच ही तो कह रही थी आंटी कि मयंक जब अपने पापा के बारे में सवाल करता है तो वह घबरा क्यों जाती है। देखो शिवांगी, तुम एक बार ठंडे दिमाग से अच्छी तरह विचार कर लो। खुशकिस्मती ने एक बार फिर से तुम्हारा दरवाजा खटखटाया है। युवराज ने माफ़ी मांगते हुए तुमसे तुम्हारा साथ मांगा है, उसे ठुकराओ मत। सविता आंटी की बातें किसी हथौड़े की तरह शिवांगी के दिलो दिमाग पर वार कर रही थी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसने तुम्हारे तन मन को तोड़ दिया, लेकिन बेटा जरा एक बार युवराज की जगह भी रहकर सोचो। वह एक रूढ़िवादी परिवार का पुरानी सोच वाला लड़का है। उसने भी अपने दिलो दिमाग में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होगी। वह कल भी तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे यहाँ आने के बाद उसने अब तक दूसरी शादी कर ली होती। यह उसके सच्चे प्यार का ही प्रमाण है कि उसने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी और आज वो तुम्हें लेने आया है। भले ही देर से ही सही, लेकिन उसे तुम्हारी तकलीफ और अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शिवांगी सर झुकाए खामोशी से आंटी की सारी बातें सुन रही थी। उनकी एक एक बात सच थी। शिवांगी को खामोश देखकर सविता आंटी ने एक आखिरी चोट और देते हुए कहा, तुम इस शहर की जानी मानी डॉक्टर हो जो दिलो दिमाग से बीमार लोगों का इलाज करती हो, लेकिन क्या तुम खुद अपने मन का इलाज कर पाई? आज भी तुम खुद एंजाइटी की दवा लेती हो। सच कहो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? और फिर मैं भी भला तुम्हारे साथ कब तक रहूँगी? मेरी भी उम्र हो चुकी है। मेरे जाने के बाद कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? कम से कम तुम्हें अपने पति के साथ खुश देखकर मैं चैन से मर तो सकूंगी। आंटी की बात सुनकर शिवांगी तड़प कर पलटी और उनके गले से लगते हुए बोली, प्लीज़ आंटी, आप ऐसा मत बोलिए। आपके बिना मेरा क्या होगा? पगली, तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं बूढ़ी हुई कितने दिनों तक जीवित रहूँगी? अच्छी तरह सोच ले। अगर मेरी मान तो युवराज को स्वीकार कर ले। आंटी ने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा और उसे समझाकर बाहर चली गई। इधर शिवांगी अपने विचारों के भंवर में डूबती उतरती रही। तभी मयंक उसे ढूंढते हुए उस कमरे में आया और उसके गले से लग गया। अपने बेटे को सीने से लगाए शिवांगी सोच रही थी कि अगर युवराज को अपनी भूल का एहसास हो गया है तो उसे सजा देने का कोई हक नहीं बनता है। उधर युवराज भी बेचैन था। उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांगी उसे माफ़ करेगी। पुरानी बातें एक एक करके उसे याद आ रही थी। शिवांगी ने तो अपनी ओर से कोशिश की थी उसके करीब आने की, लेकिन उसने ही उसे धुतकार दिया था। रियान की दरिंदगी का दंड झेल रही अपनी लाचार पत्नी को उसने अपेक्षा का दंड दिया था। जिस वक्त शिवांगी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने उसी वक्त उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करते हुए
अकेला छोड़ दिया था वह अन्याय नहीं तो और क्या था। जॉन एक पश्चिमी सभ्यता का लड़का होते हुए भी मुझे परिवार और उसकी महत्ता के बारे में समझाता रहा, रिश्तों की अहमियत बताता रहा, लेकिन मैंने उसकी भी नहीं सुनी। उसने तो शिवांगी के साथ कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी एक भाई का रिश्ता निभाया, और दूर से ही सही, लेकिन हमेशा उसके संपर्क में रहा। लेकिन मैं तो उसका पति, उसका जीवन साथी होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफें ही बढ़ाता रहा। अब अगर शिवांगी मुझे माफ नहीं भी करेगी तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, मैं अपने आप को समझा लूँगा, लेकिन फिर भी एक बार अपनी बेटी से जरूर मिलूँगा। युवराज के दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल जवाब चल रहे थे। बेटे की याद आते ही उसने जॉन को भेजा हुआ वीडियो खोला और मोबाइल में देखने लगा। उसकी आंखें भर आई थी, वह बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शिवांगी की आंटी ने उसे कल जवाब देने को कहा था। आज का यह दिन युवराज पर बहुत भारी पड़ रहा था, वक्त काटे नहीं कट रहा था। शिवांगी आज भी हॉस्पिटल नहीं गई थी, उसका मन काफी बेचैन था। वह बड़ी खामोशी से गार्डन में इधर से उधर टहल रही थी। सविता जी उसके मन की हालत समझ रही थी, लेकिन आज उन्होंने शिवांगी से एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि वह चाहती थी कि शिवांगी जो भी फैसला ले वो किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग से ले। इधर शिवांगी मन ही मन सोच रही थी कि उसे इस बात का कोई हक नहीं बनता कि वह अपने बेटे को पिता के प्यार से दूर रखे। वैसे भी वह युवराज पर कोई आरोप नहीं लगा सकती थी, क्योंकि वह एक सच्चा और सीधा इंसान था जिसने कभी किसी के विश्वास और रिश्तों का फायदा नहीं उठाया। यहाँ तक कि सालों से वहाँ अकेला रहने के बावजूद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। अगर मैं विरह की आग में जल रही हूँ तो उधर युवराज भी तो अकेला ही इस आग में जलता रहा। जॉन उस पर हर पल नजर रख रहा था। नहीं नहीं, युवराज की तरह मैं भी गलती नहीं करूँगी, अपने बेटे से उसका पिता नहीं छीनूंगी। लेकिन अगर मैंने अपना बेटा युवराज को दे दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगी? शिवांगी ने मन ही मन घबराते हुए कहा। और फिर वह अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद आंटी भी उसके कमरे में आई और उसने शिवांगी से पूछा, तो फिर तुमने क्या फैसला किया बेटा? मैंने युवराज से कहा था कि कल मैं उसे कॉल करूंगी। अब तुम ही बता दो मैं उससे क्या कहूँ? जैसा तुम कहोगी मैं वही करूँगी। मैं क्या करूँ आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवांगी ने आंटी के आंचल में अपना मुंह छुपाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, मैं युवराज को कॉल करती हूँ, वो आ जाता है तो एक बार तुम दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर लो। जो भी फैसला लेना वो अच्छी तरह सोच समझकर ठंडे दिमाग से कोई फैसला लेना। इतना कहकर सविता जी युवराज को कॉल करने लगी। युवराज के लिए एक एक पल भारी हो रहा था। वह बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी करता हुआ सविता आंटी के फ़ोन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने एक झटके से मोबाइल उठाया तो देखा कि कोई अनजान नंबर है। पल भर के लिए उसके मन में खींच सी उत्पन्न हुई, लेकिन फिर उसने सोचा न जाने किसका कॉल है, रिसीव कर लेता हूँ। यही सोचकर उसने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से सविता आंटी की आवाज़ आई। हेलो युवराज बेटे, मैं शिवांगी की आंटी बोल रही हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो घर आ जाओ प्लीज़। इतना सुनते ही युवराज ने फौरन कहा, जी मैं अभी आता हूँ। युवराज जब शिवांगी के घर पहुँचा तो उसने देखा आंटी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसका स्वागत करने के लिए वह बड़े प्यार के साथ उसे अंदर ले गई। युवराज ने देखा शिवांगी ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठी हुई है, किसी गहरी सोच में गुम थी। वह चुपचाप वहीं पास में जाकर बैठ गया। अच्छा बच्चों, तुम लोग बातें करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर आंटी उन दोनों को बात करने के लिए मौका देते हुए अकेला छोड़कर अंदर चली गई। युवराज और शिवांगी आमने सामने बैठे हुए भी कोसों दूर थे। उन दोनों के बीच छाया हुआ सन्नाटा
किसी नस्तर के समान उन दोनों को काट रहा था। थोड़ी देर के बाद युवराज ने ही सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है शिवांगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, कितने सालों में तुमने जितने दुख झेले हैं उससे 1000 गुना खुशियाँ मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ है और हम दोनों की खुशियाँ हमारे बेटे के साथ हैं। तुमने अपनी ओर से ही यह कैसे अनुमान लगा लिया युवराज कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ? शिवांगी ने सर्द आवाज में कहा। तो युवराज बुरी तरह चौंक गया। तो मैं क्या समझूं? क्या तुम मुझे एक बार प्रायश्चित करने का मौका नहीं दोगी? युवराज ने दुखी होकर कहा। शिवांगी ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली, तुम मयंक को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन मयंक को अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ की भी जरूरत होगी। शिवांगी, एक बार मेरी ओर देखो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में झूठ दिखाई दे रहा है? मैं तुम दोनों को साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और मेरी दुनिया तुम दोनों से पूरी होती है। युवराज की आवाज में इतना दर्द था कि शिवांगी तड़प उठी। उसने पलटते हुए कहा, तो यह बात कहने में तुमने इतने साल लगा दिए? मैंने कहा ना, मुझसे इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा प्यार आज भी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर युवराज ने घुटनों के बल बैठकर शिवांगी के सामने अपनी बाहें फैला दी। उसकी आंखों में दुनिया जहान का दर्द नजर आ रहा था। यह देखकर शिवांगी अब और अपने आप को नहीं रोक सकी। वो तड़प उठी और युवराज की बाहों में समा गई। हाथों में चाय नाश्ते का ट्रे लिए हुए सविता जी दूर खड़ी सारा दृश्य देख रही थी। उन दोनों का मिलन देखकर उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले और दिल खुशी से झूम उठा। उसने हल्के से खांसते हुए अपने आने की आहट और ड्राइंग रूम में आ गई। आंटी को देखकर दोनों एक झटके के साथ अलग हो गए। यह देखकर वह मुस्कुराने लगी और बोली, ये दिन देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा साथ देने के लिए और शिवांगी को मनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा। युवराज ने हाथ जोड़ते हुए आंटी से कहा, ऐसा मत कहो बेटा। अपनी बेटी का खुशहाल जीवन देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, लेकिन हाँ, फिलहाल तो इसे अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। आंटी की बात सुनकर युवराज चौंक गया और बोला, ऐसा क्यों आंटी? ऐसा इसलिए बेटा कि इसके पापा के बिजनेस को संभालने के लिए कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा कारोबार छोड़ गए हैं वे, इसे ऐसे तो नहीं डूबने दे सकते हैं। और फिर इसे भी तो हॉस्पिटल से रिजाइन करना होगा, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। आंटी की बात सुनकर युवराज भी सोच में डूब गया। फिर अगले ही पल उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन घबराइए मत। अंकल जी के बिजनेस पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं दोनों जगह हैंडल करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि शिवांगी अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल से रिजाइन के लिए एप्लीकेशन दे दे। इधर अंकल जी के बिजनेस को संभालने के बारे में सोचता हूँ। युवराज का दिल खुशी से झूम उठा। उसे याद आया, एक बार जॉन ने उसके साथ काम करने की बात की थी। शिवांगी के पापा के बिजनेस के लिए जॉन से अच्छा और कौन हो सकता है। युवराज ने मन ही मन सोच लिया था कि जॉन के साथ मिलकर वह अपने दोनों जगह के बिजनेस को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। यह सोचकर उसके दिल को बहुत तसल्ली मिली। अब उसे इंतजार था तो अपने बेटे का, जो स्कूल गया था। युवराज मयंक के इंतजार में बाहर टहल रहा था। तभी उसने देखा शिवांगी का ड्राइवर गाड़ी से एक छोटे बच्चे को लेकर उतरा। वो कोई 4-5 साल का गोल मटोल गोरा बड़ा प्यारा बच्चा था। उसे देखते ही युवराज ने पहचान लिया, यह उसका बेटा था। अपने बेटे, अपने खून को अपने सामने देखकर उसका दिल भर आया। उसे अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा सामने खड़ा है। हेलो अंकल, आप कौन हैं?
मयंक ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए युवराज से पूछा। मयंक उसे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि शिवांगी ने कभी उसे युवराज की कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। जब वह अपने पापा के बारे में पूछता तो कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। यही कारण था कि मयंक युवराज को पहचान नहीं पाया। उसकी बात सुनकर पल भर के लिए तो युवराज को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, लेकिन तभी ड्राइवर ने उसकी समस्या हल कर दी। वह मयंक को लेकर अंदर चला गया। युवराज के दिल पर मयंक के ये शब्द कि आप कौन हैं अंकल, किसी हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। युवराज भी अंदर जाने के लिए पीछे पलटा तो उसने देखा शिवांगी पीछे खड़ी उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर शिवांगी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर मयंक ने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, आज तक मैंने उसे ना तो तुम्हारी तस्वीर दिखाई है, ना तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। शिवांगी की बात सुनकर युवराज ने बुझे मन से पूछा, तो क्या मयंक ने कभी अपने पापा के बारे में कोई सवाल नहीं किया? हाँ, बहुत बार किया। जब वह दूसरे बच्चों को अपने पापा के साथ देखता था तो वह मुझसे पूछता था कि उसके पापा कहाँ हैं। अब तुम ही बताओ मैं उसे क्या जवाब देती। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं थी कि तुम कभी लौट कर आओगे और उसे अपनाओगे। इसीलिए मैंने उससे कहा कि उसके पापा बहुत दूर विदेश में रहते हैं। तुम बड़े हो जाओगे तो हम उनके पास चलेंगे। बच्चा है ना, भोला है, इसीलिए आसानी से मेरी बात मान भी ली उसने। और अब जब तुम वापस लौट आए हो तो चलो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देती हूँ। इतना कहकर शिवांगी युवराज को साथ लेकर मयंक के पास आ गई। मयंक आंटी की गोद में बैठा हुआ अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था। शिवांगी ने मयंक से कहा, मयंक आप पूछते थे ना कि आपके पापा कौन हैं और कब आएंगे। देखिए आज आपके पापा आ गए। यह है आपके पापा मिस्टर युवराज। शिवांगी की बात सुनकर मयंक खुशी से उछल पड़ा। वह आंटी की गोद से भागता हुआ सीधा युवराज के पास आकर खड़ा हो गया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे गौर से देखता हुआ बोला, क्या सचमुच आप ही मेरे पापा हो? अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर युवराज का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह तेजी से आगे बढ़ा और मयंक को अपने सीने से लगाते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं ही आपका पापा हूँ। ऐसा भागा पापा जो इतने वर्षों तक आपसे दूर रहा। इस बात के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अच्छा तो आप मेरे पापा हैं। चलिए अब आप इस बात का वादा कीजिए कि फिर कभी तो हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मयंक ने अपनी भोली सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह देखकर युवराज ने उसे गोद में उठा लिया और पागलों की तरह उसे चूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दूर खड़ी सविता जी भी यह दृश्य देखकर रो पड़ी थी। बरसों बाद अपने बेटे को सीने से लगाकर युवराज के दिल को बहुत ठंडक पहुंची। इससे पहले जब वह जॉन के द्वारा भेजे गए वीडियो और तस्वीरों में अपने बेटे को देखता था तो उसे अपने बेटे को सीने से लगाने की इच्छा होती थी, जो आज पूरी हुई थी। युवराज ने शिवांगी के कंपनी के मैनेजर से मिलकर कंपनी की सारी जानकारी ली और सारी बात उन्हें बताते हुए कहा कि बहुत जल्द यहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई आने वाला है और बीच बीच में मैं भी आकर इस कंपनी को हैंडल करता रहूँगा। उधर शिवांगी ने हॉस्पिटल में रिजाइन कर दिया था। अब उसने सविता आंटी और मयंक के लिए भी पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई कर दिया था। अपनी पहचान और सोर्स के द्वारा जल्द से जल्द उन दोनों का वीज़ा और पासपोर्ट तैयार हो गया। सविता जी इंडिया छोड़कर और यह घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी,
लेकिन युवराज और शिवांगी की जिद की वजह से उन्हें भी आना पड़ा। और वैसे भी वह शिवांगी और मयंक के बगैर रह भी नहीं पाती, इसीलिए वे उन दोनों के साथ लंदन आने के लिए तैयार हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर युवराज ने जॉन को फ़ोन लगाया। इतने वर्षों के बाद युवराज की ओर से आया हुआ कॉल देखकर जॉन आश्चर्यचकित हो गया। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए बड़ी बेरुखी से कहा, कहो इतने सालों के बाद मुझे कॉल क्यों किया? जॉन, तुमने मुझसे एक दिन कहा था ना कि अब तुम मेरे घर उसी दिन आओगे जिस दिन तुम्हारी सिस्टर उस घर में आएगी, तो आज मैं तुम्हें अपने घर आने का निमंत्रण देता हूँ। युवराज की बात सुनकर पल भर के लिए जॉन हक्का बक्का रह गया। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसने जोरों से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। और तुम इसी वक्त मेरे बंगले पर आओ और हमारे पहुंचने से पहले उस बंगले को फूलों से सजा दो। आज हम दोनों के साथ हमारा राजकुमार भी उस बंगले पे आ रहा है। युवराज की बात सुनकर जॉन खुशी से रो पड़ा और थोड़ी देर के बाद वह युवराज के बंगले पर सजावट की तैयारी कर रहा था। जॉन के साथ साथ बलविंदर और बाकी सर्वेंट्स भी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी मालकिन जो आ रही थी। युवराज जब शिवांगी और मयंक को लेकर अपने बंगले पर पहुंचा तो बंगले की सजावट देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बलविंदर और जॉन उन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से शिवांगी का गृह प्रवेश कराया। यह सब कुछ देखकर सविता जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने एक बार अपनी नजरें उठाई और मन ही मन कहा, भाई साहब देख लीजिए, आज आपकी बेटी का घर बस चुका है और वह वापस अपने घर आ चुकी है। युवराज ने सचमुच दिल से अपना वादा निभाया। घर और सबकी देखभाल करने के लिए सविता आंटी मौजूद थी। युवराज मेरे यार, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जॉन ने युवराज से कहा। धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए जॉन। मेरे टूटे दिल को जोड़ने और मेरे घर बसाने में तेरा सबसे बड़ा हाथ है। और हाँ, तूने एक दिन कहा था कि तू मेरे साथ काम करना चाहता है, तो सुन, तू अपनी नौकरी छोड़ और मेरे पास आ जा। तुम्हें अब मेरे यहाँ के बिजनेस के साथ साथ इंडिया में शिवांगी के पापा का बिजनेस भी संभालना होगा। और वैसे भी अब तू तो मेरा साला बन गया है, इसीलिए तुझे अपने जीजा की बात माननी होगी। शिवांगी यह सब देखकर हतप्रभ थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यहाँ आ चुकी है। सविता जी भी बहुत खुश थी। बेशक एक लंबा अरसा लगा, लेकिन शिवांगी का इंतजार खत्म हुआ और वह एक बार फिर से अपने घर की रानी बन गई। आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।